पुराने जमाने की बात है। रामलाल नाम का एक आदमी एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हरिहर और छोटा बेटा रघु। रुपए पैसे के मामले में रामलाल की हालत कुछ ज्यादा अच्छी न थी। संपत्ति के नाम पर उसके पास एक छोटा सा घर और 5-5 बीघी के 2 खेत थे। एक खेत घर के पास और दूसरा खेत नदी के नजदीक था। इन्हीं खेतों पर खेती बाड़ी करके रामलाल अपना गुजर बसर कर रहा था। कमाई कम होने के बावजूद भी रामलाल पूरी कोशिश करता कि उसके बेटे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बने। उसके दोनों बेटे भी पढ़ाई लिखाई में अच्छे ही थे, परंतु दोनों भाइयों के स्वभाव में बहुत ही अंतर था। जहां एक तरफ हरिहर पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ बोलने में भी बहुत तेज दरार था, वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई रघु पढ़ाई में तो अच्छा था, परंतु वह कुछ शांत स्वभाव का था, अपने मन की बात मन में ही रखने वाला। दोनों भाइयों को गांव की पाठशाला में पढ़ने के बाद रामलाल ने सोचा कि अपने बच्चों को शहर में आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाए, परंतु उसकी पैसों की तंगी आड़े आ रही थी। उसने गांव के साहूकार से कर्ज लेने के बारे में सोचा। साहूकार से कर्जा लेकर भी इतना पैसा नहीं जुटा पाया कि वह दोनों को शहर भेज सके। यह बात रामलाल को परेशान कर रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, रघु की माँ, मैं अपने दोनों बच्चों को शहर भेजकर आगे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन सारे प्रयत्न करने के बाद भी इतना पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा, और उसके बाद पढ़ाई पर भी काफी खर्च होगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रामलाल की पत्नी ने कहा, देखो जी, तुमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब जो हालात है तो मैं कहती हूँ कि हम किसी एक बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, कम से कम हमारा एक बच्चा तो आगे बढ़ेगा। रामलाल बोला, तो मैं किसे भेजूं? पत्नी ने कहा, मुझे लगता है बड़े बेटे हरिहर को भेज देते हैं, यही सही रहेगा, क्योंकि छोटा बेटा रघु तो हमारा भोला प्रसाद है, शहर की जिंदगी उसे रुचि नहीं आएगी। उस पर रामलाल बोला, कहीं ऐसा करके हम रघु के साथ अन्याय तो नहीं करेंगे, क्योंकि वह भी पढ़ाई में अच्छा है। दोनों बेटे भी तभी वहां पर आ गए। उन्होंने माता पिता की बातें सुन ली थी। जैसा कि हरिहर का स्वभाव था, वह बोलने में तेज दरार था। वह झट से बोला, बापू, आप पहले मुझे भेजने का प्रबंध कर दो। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो मैं रघु को भी वहां पर बुला लूंगा, और कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। छोटे भाई रघु ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिला दी। अब यह फैसला हो गया कि बड़े बेटे को ही शहर आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। इस तरह हरिहर शहर चला गया। वह मन लगाकर पढ़ने लगा। छोटा भाई अपने पिता के साथ गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करने लगा। वह भी दिन रात मन लगाकर काम करता था। साहूकार का कर्ज जो चुकाना था और बड़े भाई की पढ़ाई का खर्चा अलग से पूरा करना था। समय पंख लगाकर उड़ गया। बड़ा भाई हरिहर अब अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके एक वकील बन चुका था और शहर में उसकी वकालत का काम अच्छा चल पड़ा।
दूसरी तरफ रघु गांव में ही खेती बाड़ी करता और अपने दोनों खेत के टुकड़ों पर हल चलाता था। रुपए पैसे के मामले में उसकी हालत पहले जैसी ही थी। माता पिता ने दोनों बेटों की शादी करवा दी। हरिहर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया और वहीं पर उसने अपने एक मकान भी खरीद लिया। रुपए पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, जबकि रघु अपनी पत्नी के साथ उसी पुराने घर में गांव में ही रहता था। समय बीतने के साथ रामलाल अब बूढ़ा हो चला था और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। हरिहर अपनी शहर की जिंदगी में बिल्कुल मस्त हो चुका था। वह साल 2 साल में कभी एक आध बार ही गांव का चक्कर लगाता। इधर लघु भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही रहा था। बूढ़े माँ बाप की सेवा और उनकी दवा दारू का खर्चा सब रघु के कंधों पर ही था। हरिहर ने कभी अपने माँ बाप के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। बुढ़ापे के कारण रामलाल अब खेती नहीं कर पाता था। एक दिन उसने अपने बेटे और कहा, रघु, बहुत समय से मेरे मन में एक बात है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। रघु ने कहा, कहिए पिताजी, क्या बात है? रामलाल ने कहा, बेटा, असल में मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। रघु ने बड़ी हैरानी से कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? तब रामलाल बोला, हाँ बेटा, यह माफी मैं तेरे साथ हुए अन्याय के लिए मांग रहा हूँ कि जब मैं तेरे बड़े भाई को शहर आगे की पढ़ाई के लिए भेजा था तो मुझे तुझे भी शहर भेजना चाहिए था। मैंने यह मौका तेरे से छीन लिया। उस समय बात सिर्फ पैसे की ही नहीं थी, बल्कि मेरे मन में भी यह स्वार्थ था कि मैं तुझे अपने पास ही रखूंगा तो तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्योंकि मुझे यह अंदेशा पहले से ही था कि शहर जाकर तुम भी तुम्हारे बड़े भाई की तरह निर्मोही ना बन जाओ। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तू आज अपने बड़े भाई की तरह अमीर नहीं बन पाया। यह कहते हुए रामलाल की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। रघु ने पिता को हौसला देते हुए कहा, आप दिल छोटा ना करें पिताजी, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी थोड़ी ही है। और यह कहते हुए उसने अपने पिता को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद ही अचानक रामलाल की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के कुछ दिन बीत जाने के बाद शहर में रह रहे हरिहर की पत्नी ने कहा कि हमें अब यहाँ मकान छोटा पड़ रहा है, हमें एक बड़ा मकान खरीद लेना चाहिए। हरिहर ने कहा, पर बड़े मकान के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए। तब पत्नी ने कहा, अब पिताजी तो रहे नहीं, तो तुम उनकी जायदाद में से अपना हिस्सा ले लो। हरिहर को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी और रघु से खेतों के बंटवारे की बात करने लगा। माँ को पता चला तो उसने हरिहर से कहा, बेटा, यह तू कैसी बात कर रहा है? तुझे पता है कि खेत के 2 टुकड़ों के सहारे ही तुम्हारे भाई का घर चल रहा है। अगर तुम एक टुकड़ा ले लोगे तो वह तो बेचारा रास्ते पर आ जाएगा और तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास अपना घर है, पैसा है, सब कुछ तो है। और साथ ही यह मत भूलो कि तुम्हें कामयाब बनाने में भी तुम्हारे छोटे भाई का ही हाथ है। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च और साहूकार का कर्ज चुकाने में उसने दिन रात एक कर दिया था। यह बात सुनकर हरिहर को गुस्सा आ गया। वह बोला,
माँ, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर हूँ। मुझे आप जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दीजिए बस। आखिरकार खेतों का बंटवारा कर दिया गया। 5 बीघा का एक टुकड़ा बड़े भाई हरिहर को और 5 बीघा का दूसरा टुकड़ा रघु को दे दिया गया। रघु पर तो मानो बिजली गिर गई हो। उसकी कमाई पहले से ही कम थी और अब वह भी आधी ही रह गई थी। वह सोचने लगा कि जिस भाई के लिए दिन रात खून पसीना बहाया वह ऐसा करेगा, यह तो उसने कभी सपने में भी न सोचा था। खैर, हरिहर ने अपने हिस्से की जमीन का टुकड़ा बेच दिया और जो भी पैसे मिले उसमें और पैसा मिलाकर शहर में एक बड़ा मकान ले लिया। अब वह और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। इधर रघु की हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी कमाई आधी हो जाने से घर में रुपए पैसों की तंगी और भी ज्यादा बढ़ गई। कई बार वह यह सोचता कि अपना 5 बीघा का खेत बेच दूं और शहर जाकर कोई मेहनत मजदूरी का काम करूं। पर फिर उसे लगता कि जमीन बेचकर जो पैसा मिलेगा वह कितने दिन चलेगा। इसी उधेड़-बुन में उसके दिन बीत रहे थे। उसकी माँ उसे हौसला देती, बेटा तू फिक्र ना कर, तूने जो माँ बाप की सेवा की है उसका अच्छा परिणाम तुझे जरूर मिलेगा। कुछ समय बीतने के बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। एक दिन रघु रोज की तरह अपने खेत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे गांव के मुखिया जी मिल गए और वह रघु से बोले, रघु तू किधर घूम रहा है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। रघु ने कहा, क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया ने बड़े ही उत्साह से कहा, बेटा तेरे दिन बदलने वाले हैं। रघु ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब है मुखिया जी? तब मुखिया ने कहा, सुन रघु, जहाँ तेरा 5 बीघी का खेत है उसके नजदीक से अब एक हाईवे बनने वाला है। मतलब शहर और गांव को जोड़ने वाली एक चौड़ी सड़क वहां से बनने वाली है। तो बस उसी की वजह से वहाँ की जमीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गई है। तेरे छोटे से खेत की कीमत भी अब लाखों में बिकेगी। हम में से कई किसान वहाँ की अपनी जमीन बेच रहे हैं। तुम कहो तो तेरी जमीन भी ऊंची कीमत पर बिका दूं। यह सुनकर रघु की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसने तुरंत इसके लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद रघु को उसकी जमीन की ऊंची कीमत मिल गई। उसने उन पैसों से कई गायें खरीद ली और दूध का व्यापार शुरू कर दिया। मेहनती तो वह शुरू से ही था और उसका यह काम खूब चल निकला। उसका दूध शहर तक सप्लाई होता था। अब उसके दिन बदल गए और एक समय वह भी आ गया जब धन संपत्ति के मामले में वह अपने बड़े भाई हरिहर से भी कहीं आगे निकल गया। परंतु उसने कभी भी इस बात का अहंकार नहीं किया। वह तो इसे बस अपने माँ बाप का आशीर्वाद ही मानता था।